हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी सेक्शन 14 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 14 जैसे आप लोगों को पता ही होगा, रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एलएलबी में भी, हर एग्जाम में रूल अगेंस्ट परपिचुइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में, टॉपिक में। तो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे, जान लेंगे कि रूल अगेंस्ट परपिचुइटी जो है वो टीपी एक्ट का सेक्शन नंबर 14 में आता है। तो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले आप लोगों को जानना है वो है परपिचुइटी का मीनिंग। क्या है परपिचुइटी? तो द वर्ड परपिचुइटी मीन्स इनडेफिनिट। ठीक है, कोई भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए रूल बना है तो उसको अगर उसका खंडन होता है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी के लिए, कोई ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का इंडेफिनिट पीरियड के लिए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर के बारे में ही होगा। तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडेफिनिट पीरियड के लिए किया जा रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए रूल अगेंस्ट परपिचुइटी लाया गया। तो इट इज अ रूल विच इज अगेंस्ट अ ट्रांसफर मेकिंग द प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड और फॉर एवर। इंडेफिनिट पीरियड जिसका कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कब तक हो सकता है, या फिर फॉर एवर एकदम सीधा सीधी लिखा हुआ है कि कभी कोई इस तरह का एलिएनेशन वापस से पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्टी के रिलेशन में। तो वैसे चीजों को रोकने के लिए ही रूल अगेंस्ट परपिचुइटी का निर्माण किया गया है। इसका बेसिक सा ऑब्जेक्ट ये है कि अगर सपोज ट्रांसफर करने के बाद ऐसा ट्रांसफर में कोई क्लॉज लगा दिया गया, कंडीशन लगा दिया गया कि वापस से उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं दूसरे जगह पर, दूसरे इंसान के पास, तो क्या होगा? जो प्रॉपर्टी सारी है धीरे धीरे स्टक हो जाएगी कुछ लोगों के हाथ में, जो कि वापस से उसमें इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में रुकावट आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी जब खरीदना बेचना ये सब होता रहेगा तो उससे क्या होता है, प्रॉपर्टी भी इनहेंस होते रहती है। सपोज किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक ही तरह का यूज हो रहा है एक इंसान के पास, लेकिन हो सकता है उस प्रॉपर्टी में कुछ और भी प्रोबेबिलिटीज है कि कुछ और तरीके से भी यूज किया जा सके। तो क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा उसमें। वो सपोज कोई बिल्डिंग बना के रख दिया है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी उसको खरीद के वापस से उसमें एग्रीकल्चर करने लग रहा है, खेती करने लगेगा, तो हो सकता है वो बहुत ही कल्टीवेशन के लिए अच्छा जमीन हो। तो ये सभी चीजें नहीं हो पाएंगी अगर मतलब हमेशा के लिए ही ट्रांसफर कर दिया जाए इंडेफिनिट पीरियड के लिए। और फिर गवर्नमेंट के पास भी टैक्स वगैरह नहीं आएगा। खरीदना बेचना जब होता है, टैक्स होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो गवर्नमेंट फंड में भी हेल्प होता है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीजों को रूल अगेंस्ट परपिचुइटी बनाया गया। तो परपिचुइटी जो है दो तरीके से अराइज हो सकता है। सबसे पहला तरीका है बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रांसफरिंग हिज पावर ऑफ एलिनेशन। जिसको ट्रांसफर किए उसको वो पावर ही नहीं दिए कि वो वापस से किसी को एलिनेट कर सके या बेच सके या ट्रांसफर कर सके। तो क्या हो गया, इंडेफिनिट पीरियड हो गया। और सेकेंड है बाय क्रिएटिंग फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट यानी इतना दूर का कोई इंटरेस्ट बना दिया गया है वो, जिसको कि मतलब इतना रिमोट है कि समझ पाना मुश्किल है। 1 से 2 के पास गया, 2 से 3 के पास, 3 से 4 के पास, 5, 6 उसके बच्चों के पास, यहाँ पे वहां पे इतना लोगों को कर दिया गया, मतलब एकदम मकड़े के जाल की तरह हो गया। समझ ही में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे उसको सुलझाएं। तो इतना ज्यादा जब रिमोट इंटरेस्ट हो जाएगा तो भी उस चीज का परपिचुइटी में हो जाता है काउंट। तो इसलिए दो तरीके से हो सकता है, एक है कि ट्रांसफरी के पास से वो पावर ही ले लेना एलिनेशन का, दूसरा है फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। ठीक है, तो दो तरीके से हो गया। और सेक्शन 10 ऑफ टीपी एक्ट भी यही कहता है, ये प्रोविजन बनाया हुआ है कि रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी पावर ऑफ एलिनेशन इज वॉइड। किसी तरह का ये कंडीशन इम्पोज कर देना कि ट्रांसफरी का पावर ही नहीं है एलिनेशन करने का, तो वो कंडीशन जो है वो वॉइड होगा, ये सेक्शन 10 बताता है। तो a disposition which tends to create future remote interest has been prohibited under section 14 which incorporates the rule against perpetuity। ये तो समझ में आ गया कि रूल अगेंस्ट परपिचुइटी का बेसिक सा मीनिंग क्या है। अब आगे कुछ और चीजें देखते हैं। ऑब्जेक्ट भी मैंने बता दिया क्यों जरूरी है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कुछ रूल अगेंस्ट परपिचुइटी का। क्या क्या एलिमेंट्स है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो है कि इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का होना बेहद जरूरी है। सेकेंड है द ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। जो ट्रांसफर है अल्टीमेट बेनिफिट किसके लिए होना चाहिए? ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, जो पर्सन अभी बॉर्न नहीं हुआ है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है,
हु इज गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, उसी को जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है। नहीं तो ट्रांसफर तो सपोज एक से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, सारे लोग जीवित है, लिविंग टर्म्स में ही है जो ट्रांसफर होता है, लेकिन अल्टीमेट इंटरेस्ट किसके पास लाई करेगा, अनबॉर्न पर्सन के पास। जैसे ही अनबॉर्न पर्सन आ जाएगा अल्टीमेट इंटरेस्ट उसी के पास चला जाएगा। ठीक है। द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज प्रिसीडेड बाय लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो गया, जो अनबॉर्न पर्सन है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास अल्टीमेटली सारा एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के वो प्रॉपर्टी चला जाएगा। तो उस तरह का इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज प्रिसीडेड मतलब उसके पहले, अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पहले जो इंसान है बाय लाइफ, ठीक है, जो कि जीवित है, और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन, या कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट है लिविंग पर्सन जो उस समय जीवित है, वैसे लोगों का इंटरेस्ट होगा जब तक कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं आ जाता है, उसके पहले तक लिविंग पर्सन का होगा। The ultimate beneficiary must come into existence before the death of the last preceding living person। जो ultimate beneficiary है उसका पैदा हो जाना जरूरी है। जब तक सपोज A, B, C, D 4 जीवित लोगों के बाद 5वां नंबर D के बच्चों के पास ऐसा जा रहा है, तो क्या होगा, जब D के बच्चे होंगे उससे पहले D का जीवित रहना जरूरी है। D के डेथ होने से पहले बच्चों का हो जाना जरूरी है, तो ही वो उसके पास उसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहलाएंगे, डी के बच्चों को। वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी में भी पोस्टपोन, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है ओनली अप टू द लाइफ और लाइव्स ऑफ लिविंग पर्संस प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट। इसको पोस्टपोन कब तक कर सकते हैं, जब तक सभी लोग लाइन में, सभी लोग जीवित है, जिसको ट्रांसफर किया गया है, सभी लोग जब तक जीवित है तब तक पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके बाद जब तक ना वो बच्चा पैदा हो जाए जिसको अल्टीमेट बेनिफिशियरी बनाने का प्लान है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डी के बच्चे, तो जब तक वो नहीं हो जाते और उसके हो जाने के बाद भी जब तक वो बच्चा माइनर रहता है तब तक उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, जब ही वो मेजर हो जाएगा तो उसके बाद उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। और माइनर और मेजर का आप लोगों को पता है, माइनॉरिटी कब तक कंसिडर किया जाता है, अप टू ईयर्स 18 ईयर्स तक। क्लियर। Where the ultimate beneficiary is in the mother's womb, when the last person dies, the property vests immediately in him. He is still in mother's womb. जब तक जो ultimate beneficiary है वो mother's womb में है, but when the last person dies, the property vests immediately. जब तक कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में है और जो लास्ट लिविंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच्चा भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उस समय क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा अनबॉर्न पर्सन के ऊपर ही। अनबॉर्न पर्सन के लिए सेक्शन नंबर 13 पढ़ना जरूरी है, वो हम लोग आगे के सेक्शन में कवर करेंगे। और ये कहा गया है कि जब तक वो बच्चा पेट में है तभी से वो उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर लास्ट प्रीसीडिंग जो भी उसके पहले तक का जो डी है, सपोज डी है, डी की डेथ हो जाती है तो उस समय तुरंत जो है वो मदर्स वूम में जो बच्चा है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड रिमेन्स, अब ये तो आप लोगों को पता है, जब तक एक माँ के गर्भ में एक बच्चा रहता है उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इंडिया में मैक्सिमम पॉसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग कितना हो सकता है, ये अच्छे से ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है इंडिया में, बेहद जरूरी। तो मैक्सिमम परमिसिबल रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब ट्रांसफर करना, देना, क्या होगा, लाइफ ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट, मतलब एबीसीडी में जैसे जब तक लास्ट कौन है, डी, तो डी का पूरा लाइफ स्पैन प्लस पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी अभी जो मैंने बताया जब तक माँ के गर्भ में रह रहा है बच्चा, और प्लस क्या होगा, माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, जब तक बच्चा माइनर है तब तक, वो सभी चीजों को सारा पीरियड जोड़ के ही जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल रिमोटनेस है, उससे ज्यादा किसी तरह का ऐड नहीं कर सकते हैं, एक भी दिन उससे ज्यादा ऐड नहीं होगा। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले लास्ट प्रीसीडिंग पर्सन का लाइफ, यानी अभी डी का लाइफ, प्लस जब तक माँ के पेट में है तब तक जेस्टेशन पीरियड, और प्लस माइनॉरिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। अब एक जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर लास्ट प्रीसीडिंग पर्सन की डेथ हो जाती है तो अल्टीमेटली तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है मदर्स वूम चाइल्ड में। तो अब उसमें एक कंटिजेंट इंटरेस्ट है कि सपोज लास्ट प्रीसीडिंग इंटरेस्ट लिविंग पर्सन का डेथ हो गया, डी की डेथ हो गई, उसके बाद डी के बच्चे का पैदा होना हो गया, और वो बच्चा जो है ड्यूरिंग माइनॉरिटी 15 ईयर्स के अंदर ही वो चल बसा, उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा,
उस समय उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, उस समय वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरर है उसके पास वापस चला जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चे या बच्चे के फैमिली में और किसी के पास नहीं जाएगा। जो ट्रांसफर किया था, सपोज यहाँ पे डी ने ट्रांसफर किया था, डी अगर उसका फादर नहीं है, कोई और भी अगर है, तो भी उसके पास वापस चला जाएगा। ठीक है, और जब उसके पास वापस चला जाएगा जिससे ट्रांसफर हुआ था, वो भी अगर उस समय उसकी भी डेथ हो चुकी होगी, तो उसका लीगल हायर यानी ट्रांसफरर के लीगल हायर के पास रिवर्ट बैक हो जाएगा। क्लियर, ये है कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन केस अगर बच्चे की भी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग माइनॉरिटी। तो ये हो गया रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बेसिक चीजें। अब कुछ एक्सेप्शंस है, 2 ही एक्सेप्शंस है, ज्यादा एक्सेप्शन है भी नहीं। तो 2 एक्सेप्शंस है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का। सबसे पहला है कि ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो वो एक्सेप्शन है, वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो वेर ए प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, किसके एडवांसमेंट के लिए, रिलीजन के लिए, नॉलेज के लिए, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और या एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, द ट्रांसफर इज नॉट वॉइड अंडर द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। वैसा ट्रांसफर जो है वॉइड नहीं होगा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में। अब दूसरा एक्सेप्शन है पर्सनल एग्रीमेंट। पर्सनल एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। पर्सनल एग्रीमेंट जो कि किसी तरह का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं कर रहा है क्रिएट, तो वो एग्जेम्प्ट होगा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में। जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, क्या उसका मतलब क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो वही अगर नहीं हो रहा है तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसमें देखिए, आप लोग देख लीजिएगा कि बेयर एक्ट में ही एक केस है लिखा हुआ, रामबरन वर्सेस राम मोहित। उसमें यह कहा गया था, ए कोवेनेंट फॉर प्रीएम्पशन डज नॉट ऑफेंड द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड इन लॉ। ठीक है, ये तो आप लोग देख ही लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट केस है एक्सेप्शन को लेकर के, नाफर चंद्र वर्सेस कैलाश। ठीक है, इस केस में ये कहा गया था कि एक मंदिर के जितने शेबाइट्स हैं, वो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो पुजारी होगा वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से ही हमेशा अपॉइंटेड रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये पर्सनल एग्रीमेंट हो गया। तो इसीलिए इसको जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बाहर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ क्या करना है, मंदिर में आके पूजा करना है। तो ये केस का नाम है नाफर चंद्र वर्सेस कैलाश। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज नॉट एप्लीकेबल टू मॉर्गेजेस बिकॉज इन मॉर्गेज देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एनी फ्यूचर इंटरेस्ट। मॉर्गेज में किसी तरह का फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। और एन ऑप्शन बाय ए लीजी टू द लेजर, और लीज भी जब हम लोग देखेंगे, लीज में क्या होता है, लीजी का फिर ट्रांसफर होता है ना। जैसे लीज का पीरियड कंप्लीट हो गया, लीजी करता है कि लीजी वापस से लेजर को अपना जो प्रॉपर्टी वो लीज में लिए हुए था वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये एक एग्रीमेंट बना है। तो ये एग्रीमेंट भी जो है आउट ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी रखा गया है। एन ऑप्शन बाय ए लीजी टू द लेजर टू रिटर्न द लीज होल्ड लैंड इन द एग्रीमेंट इज मियरली ए पर्सनल कोवेनेंट। ये एक पर्सनल कोवेनेंट है और ये किसी तरह का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है लैंड में। तो ये हो गया रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, और ये हिंदूज मुस्लिम्स दोनों में ही एप्लीकेबल है। मुस्लिम लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 2 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ऑल्दो चैप्टर 2 ऑफ द टीपी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम्स बट ए गिफ्ट टू रिमोट एंड अनबॉर्न जनरेशन। ठीक है, किसी रिमोट या अनबॉर्न जनरेशन को वॉइड हेल्ड किया गया। 2 एक्सेप्शन हैज बीन मेड इन केस ऑफ वाफ। वाफ को सिर्फ एक्सेप्शन में रखा गया है, लेकिन चैप्टर 2 टीपी एक्ट का जो है एप्लीकेबल नहीं होगा मुस्लिम के ऊपर, लेकिन गिफ्ट टू रिमोट एंड अनबॉर्न जनरेशंस वाज हेल्ड वॉइड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है जरूर से एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।